हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर का आज का ये सेकंड लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, जैसे लिविंग क्या होते हैं, लिविंग्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसके अलावा लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो सारी प्रोसेसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अर्थ पर सरवाइव कराने में हेल्प करें वो कहलाती हैं लाइफ प्रोसेसेस। और हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस होती हैं। कौन कौन सी? पहला न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। और ये जो प्रोसेसेस हैं, कोई भी इंडिविजुअल है, चाहे वो सो रहा हो, चाहे वो जग रहा हो, पढ़ रहा हो, दौड़ रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, ये सारी प्रोसेसेस उसके अंदर हमेशा चलनी चाहिए। अगर ये प्रोसेसेस स्टॉप हो गई तो जो ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। बात समझ में आई? तो आज हम सबसे पहला लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे, कौन सा? न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा कौन सा है? न्यूट्रिशन। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? अगर एकदम सिंपल में बोलें तो खाना खाना और उसको अलग अलग प्रोसेसेस में यूटिलाइज करना। खाना खाना और उसे अलग अलग प्रोसेसेस में यूटिलाइज करना न्यूट्रिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। तो इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। हम खाना क्यों खाते हैं? हम खाना क्यों खाते हैं ये बताओ जरा। एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए। ग्रोथ कैसे होगी? जब एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल। और सेल किसकी बनी है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बनी है ना। या बोलो जो सेल है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन्स, ये सारी चीज़ें उसमें पाई जा रही हैं, नहीं पाई जा रही हैं? ये सारी चीज़ें उनमें पाई जा रही हैं। बात समझ में आया? तो जो हम खाना खाते हैं तो उसका होता क्या है? तो देखो ज़रा, खाने में सबसे पहले बताओ कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। बोलना जरा, कौन कौन से कंपोनेंट है फूड के? क्या फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है? क्या कार्बोहाइड्रेट? इसके अलावा प्रोटीन, फैट, वाइटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, इसके अलावा फाइबर्स। ठीक है, जिसको रफेज भी बोलते हैं। फाइबर्स को क्या बोलते हैं? रफेज बोलते हैं। ये फूड के क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं। 7 कंपोनेंट ऑफ द फूड। ठीक है, छोटी क्लासेस में पढ़े कंपोनेंट ऑफ द फूड। ठीक है, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, और इसके अलावा रफेज या फाइबर्स। इन मटेरियल्स की जरूरत होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। किन किन प्रोसेसेस में उसको यूटिलाइज करते हैं, किस लिए इन मटेरियल्स की जरूरत होती है? तो देखो जरा, जैसे एक सेल है, जब ये सेल डिवाइड करके एक सेल से कितनी सेल होगी? 2 सेल। तो जो सेल है किसकी बनी है? इन्हीं मटेरियल्स की तो बनी है ना। ये जो सेल है इन्हीं मटेरियल्स की बनी है। जब एक सेल से 2 सेल होगी तो इन मटेरियल्स की जरूरत होगी कि नहीं होगी? इन मटेरियल्स की जरूरत होगी। जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो ग्रोथ होगी। क्या होगी? ग्रोथ होगी। इसके अलावा रिपेयरिंग, जैसे मान लो हमें चोट लगी, हमारी यहाँ की कुछ सेल्स गायब हो गई, घाव हो गया। ठीक है, तो देखते हो कुछ दिन बाद वो जो घाव है वो भर जाता है। कैसे भर जाता है? जो सराउंडिंग सेल्स है वो डिवाइड करके वहाँ पे नई सेल फॉर्म करती हैं। क्या करती हैं? नई सेल का फॉर्मेशन होता है। तो रिपेयरिंग है ना। क्या है? रिपेयरिंग। ठीक है, तो सेल डिवाइड कर रही है किसके लिए? रिपेयरिंग करने के लिए। इसके अलावा और किसके लिए? ग्रोथ करने के लिए। जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसकी जो लाइफ है वो स्टार्ट होती है एक सिंगल सेल से, और उस सिंगल सेल का नाम क्या होता है? जाइगोट। क्या नाम होता है? जाइगोट। अब जाइगोट में डिवीजन होते चला जाता है, तो एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे कॉन्टिन्यूस बढ़ती चली जाती हैं। तो जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है तो उस समय न्यूट्रिएंट की जरूरत होगी कि नहीं होगी? न्यूट्रिएंट की जरूरत होगी, इन कंपोनेंट्स की जरूरत होगी।
बात समझ में आया? ठीक है, तो ये जो फूड है कहाँ कहाँ यूटिलाइज होगा? ग्रोथ करने में यूटिलाइज होगा, रिपेयर करने में यूटिलाइज होगा। किसमें? ग्रोथ करने में, रिपेयर करने में। इसके अलावा हम बोल रहे हैं हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? एनर्जी के लिए। और भी कई सारी प्रोसेसेस हैं जिनमें इन फूड का हम क्या करते हैं? यूटिलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? इन फूड का यूटिलाइजेशन करते हैं। बात समझ में आया? तो न्यूट्रिशन क्या होता है? खाना खाना और उसे अलग अलग प्रोसेसेस में यूटिलाइज करना। ठीक है, मतलब ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको अलग अलग प्रोसेसेस में हम क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे। बात समझ में आया? ठीक है, तो देखो जरा, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पे देखो एक क्वेश्चन है, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? जो लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लिविंग्स होते हैं, वो कैसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं? जो लिविंग्स होते हैं वो कैसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं? चलो बताओ जरा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मैकेनिज्म होती है फूड को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, जैसे प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। एनिमल्स हैं वो प्लांट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। किसके लिए? अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है फूड को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, तो लिख सकते हैं क्या? डिफरेंट organisms have different mechanism to obtain their food. Some organisms like plants and some bacteria prepare their own food by using inorganic substances, while animals and fungus are directly or indirectly depend on plants to obtain their न्यूट्रिशन। बात समझ में आई? तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे प्लांट और कुछ बैक्टीरिया, ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके। बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से क्या करते हैं? न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे आंसर लिख देना है। मतलब ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दो तरीके होते हैं जिससे जो ऑर्गेनिजम्स हैं अपना फूड क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक, चलो अब आगे बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन के कौन कौन से तरीके हैं, बोलो जरा। न्यूट्रिशन के कितने मोड हैं? 2 मोड। कौन कौन से? पहला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, पहला कौन सा है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा कौन सा है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के 2 मोड होते हैं, पहला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा कौन सा है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, चलो बताओ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism prepare their own food are called autotrophic nutrition। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन का वो मोड जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से प्रिपेयर करेगा। बात समझ में आया? उसे बोला जाएगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism is depend on other for their nutrition is called heterotrophic nutrition। बात समझ में आई? ये छोटी क्लासेस से पढ़ते आते हैं, ठीक है, तो इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं कि न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बनाए इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज़ करके, उसे बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके अलावा न्यूट्रिशन का वो तरीका जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसे बोला जाता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल बोलो जरा, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल क्या? ग्रीन प्लांट्स हो जाएंगे क्या? ग्रीन प्लांट्स। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट और कुछ बैक्टीरिया जो है इनमें कौन सा न्यूट्रिशन होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल बोलो जरा, हेट्रोट्रॉपिक का एग्जांपल बोलो जरा। इसमें आ जाएगा एनिमल्स, इसके अलावा फंगस, इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो मोस्ट बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये हो गया क्या? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम आगे बात करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ये 2 तरीके से अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो 2 तरीके से अपना फूड क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, देखो जरा, तो जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स क्या है भैया? ऑटोट्रॉप्स क्या है? जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को ही क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जिनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसे क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म या ऑटोट्रॉप्स। तो ये जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? देखना जरा। एक होते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, और दूसरे होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप्स भी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। ऑटोट्रॉप्स भी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। अपने सिलेबस में केवल एक है, अपने सिलेबस में केवल एक है, वो भी कौन सा? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। अपने यहाँ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स नहीं है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स नहीं है। ये जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होता है ये होता है बैक्टीरिया में, टेक्स प्लेस इन बैक्टीरिया। और ये किस में होता है? प्लांट्स में होता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में भी होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में कीमोसिंथेसिस भी होती है और फोटोसिंथेसिस भी होती है। मतलब जो बैक्टीरिया हैं वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, इसके अलावा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं। बात समझ में आई? कुछ बैक्टीरिया हैं जो कीमोसिंथेसिस करते हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। बात समझ में आई? लेकिन जो प्लांट हैं ये केवल और केवल क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। इतनी बात समझ में आई? पक्का क्लियर है? चलो, हमारे सिलेबस में डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में है कौन सा? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ये है नहीं तो इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके बारे में तो डिस्कस कर चुके हैं, रीड कर लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जैसे भैया इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस समझ में नहीं आया। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, फोटोसिंथेसिस में यूज होता है कि नहीं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। बात समझ में आई? और इसे क्या बोला जाएगा? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब आगे देखो, ये तो आप ये भी बता चुके हैं हम। द ऑर्गेनिज्म इन विच ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं या ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अभी पीछे बता के आ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया। ठीक है, सारे प्लांट ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं, सारे प्लांट ऑटोट्रॉप्स नहीं होते। आगे हम पढ़ेंगे कसकटा। क्या पढ़ेंगे? कसकटा। वो हेट्रोट्रॉप होता है, पैरासिटिक हेट्रोट्रॉप है वो। बात समझ में आई? ठीक है, तो जो पैरासिटिक मतलब क्या बोलते हैं, जो कसकटा होता है, कसकटा एक प्लांट है। क्या है? प्लांट। लेकिन उसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं होता, उनमें हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। इतनी बात समझ में आई? तो क्या सारे प्लांट ऑटोट्रॉप्स होते हैं क्या? डू ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स? नो। ठीक है, ऑल प्लांट्स आर नॉट ऑटोट्रॉप्स। आप लिख सकते हो मोस्ट प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो यहां पे लिख लेना मोस्टली। तो मोस्ट प्लांट क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया क्या हैं? ऑटोट्रॉप्स हैं। आगे देखो, प्लांट्स प्रिपेयर इट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं, पीछे हम बता के आ रहे हैं कि जो प्लांट है अपना फूड कौन सी प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं? फोटोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस अपने यहाँ है क्या? कीमोसिंथेसिस अपने यहाँ नहीं है। और कीमोसिंथेसिस किस में होता है? कुछ बैक्टीरिया में होता है। बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस भी होती है और कीमोसिंथेसिस है। कुछ बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस, कुछ बैक्टीरिया में कीमोसिंथेसिस। लेकिन कीमोसिंथेसिस क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है। ठीक, और कभी नहीं पूछा जाएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलो
अब हम बात करते हैं किसके बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में, कि भैया फोटोसिंथेसिस क्या होती है। बहुत सिंपल है यार, क्लास 8th वगैरह में या इसके छोटी क्लासेस से ही हम पढ़ते आते हैं भैया फोटोसिंथेसिस क्या होती है। तो देखो ज़रा, आप एक रिएक्शन पढ़ते हो यार, छोटी क्लासेस में पढ़े होगे, कुछ तो याद होगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, जैसे CO2 प्लस वाटर और ऊपर क्या लिखते हो, सनलाइट, नीचे यहां पे क्या लिखते हो, क्लोरोफिल, है ना। फिर यहां क्या लिखते हो, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। ठीक है, ये रिएक्शन लिखते हो कि नहीं लिखते हो, ये रिएक्शन तो याद होगी ना, छोटी क्लासेस से ये रिएक्शन याद कराया जाता है भैया। ये जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की है, फोटोसिंथेसिस की है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके। एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। वही प्रोसेस क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड by using carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। तो लिखो जरा, क्या लिखोगे, कैसे डिफाइन करोगे, डिफाइन करो, मेरे साथ बोलो जरा। The process by which plants prepare their own food by using carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। बात समझ में आई। तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है, इतना समझ में आ गया। वो प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज करके क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, वही जो प्रोसेस है वही कहलाती है फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। अब इसको हमें बैलेंस करना है, बैलेंस फॉर्म में लिखना है। अगर हम बैलेंस्ड फॉर्म में लिखें तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे 6CO2 हो जाएगा, 12H2O, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनता है, ऑक्सीजन के 6 और वाटर के 6। ठीक है, ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है और आपको बैलेंस्ड रिएक्शन याद रखना है, बैलेंस्ड रिएक्शन, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो। ठीक है, तो 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स आउट C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। और एरो के ऊपर आप लिख दोगे सनलाइट और नीचे लिख दोगे क्लोरोफिल, ऊपर नीचे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ में आई। तो ये फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन हो गई और ये उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। अब आगे हमें पढ़ना है फोटोसिंथेसिस के कुछ स्टेप्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी डिटेल में नहीं है हमारे यहाँ, फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा डिटेल में हमारे यहाँ नहीं है। बात समझ में आई नहीं। फोटोसिंथेसिस जो होती है ये होती है क्लोरोप्लास्ट में। एक चीज़ याद रखना है, इसको लिख लेना, फोटोसिंथेसिस takes place in क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस किस में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। भैया क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लास 9th याद रखो, क्लास 9 करो याद, क्लास 9th। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये एक सेल ऑर्गेनिल होता है,
ये क्या होता है? सेल ऑर्गेनिल। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो क्लोरोफिल होता है, कॉन्टेन्स क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में ही तो क्या पाया जाता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिसको क्या बोलते हैं हम? क्लोरोफिल बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस है, इसमें लाइट रिएक्शन होती है और डार्क रिएक्शन होती है, लेकिन उतना डिटेल में हमें पढ़ना नहीं है। लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड में होती है, डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में होती है। बात समझ में आई? वहाँ रूबिस्को नाम की एंजाइम वगैरह है, वो ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, वो क्लास 11th में पढ़ाएंगे हम। कहाँ पढ़ाएंगे? क्लास 11th में। बात समझ में आई? तो ज़्यादा डिटेल में नहीं है, थोड़ा सा हमें पढ़ना है 3 स्टेप बस। फोटोसिंथेसिस में कितने स्टेप? 3 स्टेप मात्र पढ़ने हैं, ठीक। वो भी बहुत आसान है। और देख लेते हैं जरा, फोटोसिंथेसिस क्या है? ये तो हम पढ़ चुके, ठीक है। पहले लाइन में इनको डिफाइन किया गया है, ठीक, ये बात कर चुके। इसके अलावा जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या क्या यूज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। तो प्लांट जो है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को कहाँ से मिलता है? एटमॉस्फेयर से। इसके अलावा वाटर यूज होता है। क्या यूज होता है? वाटर यूज होता है। प्लांट को वाटर कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है ना। इसके किससे मिलता है? रूट के थ्रू, ठीक है। तो यहां पर जैसे ये CO2 है, ये प्लांट को कहां से मिलेगा? एटमॉस्फेयर से, फ्रॉम एटमॉस्फेयर। वाटर कहां से मिलेगा? सॉइल से, फ्रॉम सॉइल। किसके थ्रू मिलेगा? रूट के थ्रू, रूट। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो प्लांट जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं। इसके अलावा जो वाटर है कहां से लेते हैं? सॉइल से। किसके थ्रू? रूट के थ्रू। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आओ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स के बारे में। किसके बारे में? फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स के बारे में। 3 स्टेप पढ़ना है, बहुत आसान, बहुत सिंपल है, डिटेल में ज़्यादा है नहीं, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अगर स्कूल में पढ़ाया गया या किसी कोचिंग में पढ़ाया गया तो उसको इग्नोर कर देना, वो क्लास 10th में नहीं आएगा। हाँ, अगर आप टीट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो। इतनी बात समझ में आई, ठीक। आओ देखो कौन कौन से 3 स्टेप हैं फोटोसिंथेसिस के जो क्लास 10th में पढ़ने हैं। पहला स्टेप है क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी का एब्जॉर्ब होना। सबसे पहले क्या होता है? जो क्लोरोफिल है वो लाइट एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। फिर इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो लाइट एनर्जी है इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? केमिकल एनर्जी। भैया केमिकल एनर्जी जैसे एटीपी, केमिकल एनर्जी जैसे एटीपी, ठीक है। तो सबसे पहले लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, किसने किया? क्लोरोफिल ने किया। अब ये जो लाइट एनर्जी है ये कन्वर्ट की जाएगी केमिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट की जाएगी? केमिकल एनर्जी में। इसके अलावा जो वाटर है, वाटर को स्प्लिट किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। किस में तोड़ा जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक। इसके अलावा लास्ट में क्या होगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड है अब उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? जैसे यहां पे क्या क्या यूज होता है? CO2 प्लस H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, ठीक। अब देखो यहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जो वाटर है इससे क्या फॉर्म होता है? ऑक्सीजन। इसके अलावा ये जो सनलाइट है, ये जो सनलाइट है, सनलाइट किसके द्वारा एब्जॉर्ब होती है? क्लोरोफिल के द्वारा। जो सनलाइट है कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, और फिर उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? केमिकल एनर्जी, जैसे एटीपी वगैरह। एटीपी क्या है? केमिकल एनर्जी है। इतनी बात समझ में आई। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? जो सनलाइट की एनर्जी है वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा, और फिर एब्जॉर्ब करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में। इसके अलावा जो वाटर है, वाटर को स्प्लिट कर दिया जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और इसके अलावा लास्ट में क्या होगा? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बोल सकते हो आप।
ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एक बड़ा ग्रुप होता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एक बड़ा ग्रुप होता है जिसके अंडर में कई सारी शुगर आती हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, स्टार्च वगैरह हो गया, ये सारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो सबसे पहले क्या होगा? अब हम सीक्वेंस में अगर बोले, सही से बोले, इंग्लिश में अगर बोले, तो सबसे पहले क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। दूसरा स्टेप, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और थर्ड और लास्ट स्टेप, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। याद रखना रिडक्शन पॉइंट, क्या याद रखना है आपको? रिडक्शन, ध्यान देना यहां पे। थर्ड स्टेप देखो जरा यहां पे, रिडक्शन आपको ध्यान देना है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है। एग्जाम में ऑक्सीडेशन दे सकते हैं, बोल सकते हैं 4 स्टेटमेंट दे दे, बोल दे कि इसमें से कौन सा फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है? इनकरेक्ट है। ये 2 स्टेटमेंट दे दे और ये यहां पे एक बार दे दे ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, और एक जगह दे दे रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ऑक्सीडेशन नहीं होता है। देखना जरा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को ही तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, C6H12O6। बताओ जरा, यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या? यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इतनी बात समझ में आई? तो ये हो गया स्टेप्स किसके? फोटोसिंथेसिस के। एक बार बोलना जरा, मेरे साथ बोलना, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, बोलो जरा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड और लास्ट स्टेप, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन नहीं है, रिडक्शन है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इतनी बात समझ में आई? तो ये हो गए फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स। अब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, क्या जरूरी है प्लांट में कि ये सारे स्टेप्स एक के बाद एक तुरंत हो? मतलब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, वो केमिकल एनर्जी बन गई, अब उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को तुरंत ही रिड्यूस करना है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं है तो, कार्बन डाइऑक्साइड अगर अवेलेबल नहीं हो तो क्या होगा? तो भैया जरूरी नहीं है कि सारे स्टेप्स एक के बाद एक हो। अभी मान लो सनलाइट है, प्लांट ने क्या किया? लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? केमिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट कर दिया? केमिकल एनर्जी में। जब कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होगा, जब कभी कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया जाएगा किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। बात समझ में आई? तो ये जरूरी नहीं है कि जो फोटोसिंथेसिस के सारे स्टेप्स हैं वो एक के बाद एक ही खटाखट हो। बात समझ में आई? ठीक, चलो जैसे एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे जो डेजर्ट प्लांट है, कौन से प्लांट? डेजर्ट प्लांट। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, इधर लिख लेते हैं हम, डेजर्ट प्लांट में डे के समय स्टोमेटा क्लोज रहता है। स्टोमेटा क्या होता है? क्लोज होता है। इनमें नाइट के समय स्टोमेटा ओपन होता है। नाइट के समय क्या होता है? स्टोमेटा ओपन होगा। ठीक है, तो अगर स्टोमेटा क्लोज है तो प्लांट क्या कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकते हैं क्या? प्लांट डू नॉट get CO2 for photosynthesis। अगर डेजर्ट प्लांट में स्टोमेटा डे के समय क्लोज है तो क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन कर पाएंगे क्या फोटोसिंथेसिस के लिए? नहीं। तो फिर प्लांट पे फोटोसिंथेसिस कैसे होती है? जो डेजर्ट प्लांट है फोटोसिंथेसिस कैसे होती है? तो वो करते क्या है, रात के समय जब स्टोमेटा ओपन होता है तो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे ऑब्टेन
कार्बन डाइऑक्साइड at night and form an intermediate product which is converted to carbohydrate during day टाइम। बात समझ में आई? ठीक है, मतलब जो ये डेजर्ट प्लांट होते हैं, रात में जब इनका स्टोमेटा ओपन होता है उस दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं। आपसे मतलब नहीं हो कौन सा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं, इसमें कैम साइकिल वगैरह चलती है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो जो डेजर्ट प्लांट है, रात में जब स्टोमेटा इनका ओपन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके ये कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ठीक है, और उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को डे के टाइम, दिन में, उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? कार्बोहाइड्रेट में, बाय यूजिंग एनर्जी ऑफ द सन। ये बाय यूजिंग ये क्या हो गया? बाय यूजिंग लाइट एनर्जी। इतनी बात समझ में आई? तो इस तरीके से जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक, यहां से एक क्वेश्चन आता है, इन डेजर्ट प्लांट स्टोमेटा आर क्लोज्ड ड्यूरिंग डे टाइम। So how do they prepare their food? ठीक है, डेजर्ट प्लांट में स्टोमेटा रात को, मतलब दिन के समय क्या होता है? क्लोज होता है। तो वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो क्या बोलोगे? इन डेजर्ट प्लांट, इन डेजर्ट प्लांट्स स्टोमेटा opens in night। ठीक है, when stomata opens in night, they obtain CO2 and form an intermediate product which is converted to carbohydrate during day by using light energy। इतनी बात समझ में आई? इस तरीके से जो डेजर्ट प्लांट हैं वो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। बाकी जो नॉर्मल प्लांट्स हैं वहां पर पूरी प्रोसेस लगभग दिन के समय ही होती है। इतनी बात समझ में आई? तो ये खत्म होता है हमारा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टोमेटा, जिसके बारे में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं, बाकी का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।